राइट। तो द मौर्यन एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन कल हमने स्टार्ट किया था, इसमें सेंट्रल हमने कर लिया था। तो सोर्सेज देखते हैं पहले। सोर्सेज कौन कौन से थे? अर्थशास्त्र और इंडिका के बारे में पढ़ा था हमने। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य के थी, कितने थे इसके कितने सप्तांग दिया था ना इसने? 7 थे। तो 7, एनीवन कैन टेल मी व्हाट आर दोस 7? एक बार आप लोग इसको रिवाइज कर लिया करिए तो ना इजी रहेगा, क्योंकि बाद में हम अभी साथ साथ करते जाएंगे ना तो याद रहेगा। इसके बाद हमने इंडिका की थी, इसमें भी मैंने आपको क्लासेस बताई थी। तो क्लासेस भी नहीं होंगी आप, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्लासेस में ना क्लासेस को आपको लर्न करना पड़ेगा, और कैसे लर्न करना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप। ठीक, फर्स्ट दिस, सेकंड दिस, बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी कि क्या पूछा गया है कि आपका जो मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग जो सेकंड क्लास थी, व्हाट वाज दैट क्लास? थर्ड भी आ सकती है, फोर्थ भी आ सकती है। सो यू हैव टू लर्न दैम अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, जो हमने सीक्वेंस दिया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग लर्न करिए उसको। एडिक्स हमने कल कर लिए थे। बुद्धिस्ट लिटरेचर आपको बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में पढ़ने को मिलेगा। कॉइन्स एंड करेंसीज में हम पढ़ेंगे। तो क्विकली हम कर लेते हैं। कौटिल्य ने जो लिखी थी, संस्कृत में लिखी थी। सप्तांग थ्योरी में आपने जो 7 जो स्टेट्स थे, 7 रिक्वायरमेंट्स जो थी एक स्टेट के लिए, वो पढ़ी थी कल। टेरिटरी, किंग एंड मिनिस्टर, फोर्ट, आर्मी, ट्रेजर एंड फ्रेंड, ये करे थे। इसमें क्या बताया गया है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल, प्रोविंस, इन दोनों का अभी हम सेंट्रल का कल कर लिया था, प्रोविंस का करेंगे, प्रोविंस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। देन इंडिका में बारे में पढ़ा था इसके। हाँ, ये आपको ये 6 पीपल, यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ दीज 6 पीपल आल्सो, ठीक है। प्लिनी द एल्डर, एरियन, जस्टिन, डायडोरस एंड प्लूटार्क एंड स्ट्रैबो, इनका लर्न करना है आपको। नहीं, प्लस आपको ये क्लासेस जो डिफाइन की है ना, इनके क्लासेस के अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस यू हैव टू लर्न। या तो आप कोई इसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कोई कोड बना लीजिए या कुछ कर लीजिए। फिलोसफर, पीजेंट एंड देन, ये सेकंड वाला पूछ लिया था, पीजेंट एंड देन शेपर्ड, क्राफ्ट्समैन, सोल्जर एंड दिस इंस्पेक्टर्स एंड काउंसलर्स। यू हैव टू लर्न दीस 7 क्लासेस, जो कि एम्बिगिटी थी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और इसमें। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे हम। हाईली सेंट्रलाइज था, पूरी पावर सेंटर को थी। द किंग वाज द सोल पावर एंड मोनार्क। लार्जेस्ट ब्यूरोक्रेसी, हर एक डिपार्टमेंट के लिए ऑफिशियल सेट किए हुए थे। सो दे लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, और जब वो लुक आफ्टर करते थे तो वो डिपार्टमेंट कंट्रोल में होता था। कंट्रोल में होता था तो रिसोर्सेज भी कंट्रोल में होते थे। लाइक दिस कनेक्टेड है। तो और हर चीज पे टैक्स लिया जाता था। तो टैक्स लिया जाता था तो ट्रेजर उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होता था हर चीज पे। इवन ऑन गैम्बलिंग दे आल्सो यूज्ड टू टेक टैक्सेस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या, पीडीएफ नहीं मिला है। ओके, आई लास्ट सर अंकित से कर दिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ा था। किंग को सम्राट बोलते थे, ही इज एब्सोल्यूट मोनार्क। काउंसिल मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा था हमने, देखा था कि ये जैसे सेंटर पे जो था किंग था, किंग को असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर्स, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था। इसका हेड जो था दैट वाज मंत्री परिषद का अध्यक्ष, इसको बोलते थे मंत्री परिषद अध्यक्ष, ठीक है। तो ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष था, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स थे वो हमने पढ़े थे, तीर्थास एंड अध्यक्ष। ये नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखिए, तीर्थास थे 18, उसमें से 18 नहीं किए थे हमने, जो इम्पोर्टेंट थे वो कर लिए थे, जिसमें जो पुरोहित है, प्राइम मिनिस्टर है, मतलब मंत्री जो है, प्राइम मिनिस्टर, ट्रेजरर, ये सब हमने इम्पोर्टेंट कर लिए थे। युवराज ऑल्सो। तो देखिए युवराज जो है ना, युवराज, ये सेंटर में जो पावर होती थी, हर एक प्रोविंस में गवर्नर होता था एक। तो दिस गवर्नर जो होता था ना, ये रॉयल फैमिली का ही होता था। दिस कैन बी द युवराज ऑल्सो, मतलब जो राजा का बेटा होता था ना वो भी हो सकता था। तो ये जो गवर्नर रखते थे, बिकॉज सेंटर बहुत स्ट्रांग था, तो ये जो गवर्नर रखते थे, हर एक प्रोविंस का जो हेडक्वार्टर होता था जहाँ पे, वहाँ पे जो गवर्नर रखते थे, दैट शुड बी फ्रॉम रॉयल फैमिली, जिससे कि उनका सेंट्रल का कंट्रोल रहे उस पर, ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष करे थे हमने,
देन प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम करेंगे प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको ढंग से इसको करना है क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चन जनरली बन ही जाता है। देखिए कहाँ से कहाँ तक है इसका एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पूरा कंट्रोल कहाँ से कहाँ तक हुआ था मुगल्स का। मुगल्स का हुआ था अफगानिस्तान, इस एरिया अफगानिस्तान से लेकर, यहाँ से अफगानिस्तान से लेके हिमालयाज तक, अफगानिस्तान से लेके हिमालयाज तक, और सॉरी बंगाल से लेके, यहाँ बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक, एंड देन हिमालय से लेके नीचे कर्नाटका तक। तो इतना एक्सपेंशन हो रखा था इसका, बहुत फैला हुआ था ये पूरा एम्पायर। इसीलिए बाद में जब इसका डिक्लाइन का रीजन आएगा ना, तो एक ये रीजन भी आएगा कि सेंट्रल अपनी पावर खो गया था बाद में, क्योंकि क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपेंशन था, सेंट्रल का सारा कंट्रोल था। बाद में जो सेंटर पे किंग्स आए ना, देवर वीक, तो किंग्स वीक, सेंटर वीक, तो मतलब प्रोविंशियल पूरा वीक, इसलिए डिक्लाइन का एक रीजन ये भी था, बिकॉज द इट वाज वाइड स्प्रेड नेटवर्क, बहुत ही दूर तक फैला हुआ था, ऑलमोस्ट पूरा इन्होंने इंडिया कवर कर लिया था। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखे थे कि 5 मेजर प्रोविंस, जो भी सेंटर था उसको डिवाइड किया था 5 मेजर प्रोविंस से, पूरे उसको जो भी इनके पास कैप्चर्ड एरिया था उस पूरे को उन्होंने 5 मेजर प्रोविंस में डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू सारे डायरेक्शंस में, मतलब नॉर्थ में एक, ईस्ट में एक, साउथ में एक, वेस्ट में एक, इस तरह से। तो जो उत्तर में था दैट वाज तक्षशिला। देखिए दिस तक्षशिला वाज इन उत्तर में था, ये दक्षिण में था स्वर्णगिरी जो कि कर्नाटक में, पश्चिम में उज्जैन में, एमपी में जो उज्जैन है वहां पे था, और प्राच्यपथ दिस वाज पूर्व। ठीक है, एंड दिस मध्य प्रांत कौन सा था, जो सेंटर में इनकी जो कैपिटल थी दैट वाज पाटलिपुत्र, वो सेंटर में थी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका कैसे था ये, इस तरह से आप देख लीजिए, सेंट्रल प्रोविंस दैट वाज मगध, प्राच्यपथ ईस्टर्न वाला जो है तोशाली कलिंगा, उड़ीसा में था ना ये, तो ये इस तरह से था। नॉर्थ का जो था तक्षशिला, एंड वेस्टर्न पार्ट अवंती जो था, यहाँ पे गवर्नर कौन बना था यहाँ पे, who became the governor at that अवंती उज्जैन, अशोका वाज द गवर्नर। मैंने बताया था ये आपको ना, अशोका गवर्नर था बिफोर बिकमिंग द किंग, ही वाज द गवर्नर हियर। ठीक है, इसके बाद साउथर्न में था दक्षिण पार्ट, ये साउथर्न वाला पार्ट है। तो जो सारे डायरेक्शंस थे सब में एक एक प्रोविंस बना हुआ था, हर एक प्रोविंस पे एक गवर्नर था। अब देखिए समझिए किस तरह से था ये पूरा आपका है एम्पायर, दिस इज द होल एम्पायर। एम्पायर डिवाइडेड था प्रोविंसेस में, हर एक प्रोविंस पे एक गवर्नर था। ठीक है, अब ये जो प्रोविंस है ये डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, अब ये डिस्ट्रिक्ट फर्दर ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, अभी भी इस तरह से ही है। तो पहले क्या था, सबसे पहले राज्य आता था, सबसे पहले राज्य, दिस राज्य, ओके, सबसे ऊपर राज्य, एंड देन राज्य को किसमें डिवाइड किया गया था, प्रदेशिका में। प्रदेशिका इज योर क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। देन विषय क्या होता था, विषय जो ग्रुप्स होते थे ना विलेजेस के, उनसे मिलके, हमने पहले भी पढ़ा था शायद वैदिक में, दैट वाज, दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर ना। इसके बाद आता है संग्रहण, देन जोनमुख, देन खरवंटिका, एंड देन स्थानीय। अब देखिए सारी आप देखेंगे कई जगह ये एक ही मिलेगा आपको, दिस होल विल बी सेट एज वन, इसको या तो स्थानीय बोल देंगे या संग्रहण, ऐसे करके एक जगह मिल जाएगा। बट ये क्या होता था, ये विषय जो विलेजेस डिवाइड होते थे ना, 800 विलेजेस का एक ग्रुप बनता था, 400 का एक बनता था, एंड 200 का एक बनता था। इस वाले को बोलते थे संग्रहण, इसको द्रोणमुख, इसको खरवंटिका, एंड इसको स्थानीय। एंड देन जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी दैट वाज विलेज, दैट वाज ग्राम। ये क्लियर हुआ है, इस तरह से उनका ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, मतलब जो पूरा प्रोविंस है कैसे डिवाइड हुआ था, ये इनका इस तरह से। अब इसका ऑफिसर्स को कैसे कैसे डिवाइड किया था ये देखते हैं। यहाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम है किसी को, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में किसी को प्रॉब्लम है? नो मैम। मैम विषय में फिर कितने विलेजेस थे? देखिए सबसे पहले इसमें 8, विषय में ये सारे 800 का है ना, तो ये सारे कंबाइन होके जो भी पूरा सारे विलेजेस हैं, दे ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दैट विषय।
800 400 200 इनका जो ग्रुप है, इस सारे को टोटल करके विषय बनेगा। पूरा गांव का जो ग्रुप है दैट इज इन विषय। ठीक है, ठीक है। ये लास्ट में स्थानीय में 10 बचे थे। ओके, इस तरह से तो इसको पूरा करके इस तरह से बन जाता है। ये ग्राम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट, ये भी पूछा हुआ है कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती थी इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की। स्मॉलेस्ट यूनिट इस हायरार्की की क्या थी, ग्राम की। इसमें कोई इशू नहीं है। आगे चलें। अब देखिए ऑफिशियल हायरार्की, सबसे पहले गवर्नर आता है। देखा था हमने प्रोविंस में, हर एक प्रोविंस में एक गवर्नर था। ठीक है, अमात्य, अमात्य इज चीफ ऑफिशियल्स जो होते थे ना, ऑफिशियल्स जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स, जैसे आईएएस मान लीजिए आप, इस तरह का। ठीक है, अब ये डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होता था, वो होता था प्रदेशी का, डिस्ट्रिक्ट का हेड। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का हेड जो अपने प्रोविंस को डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट्स में, उसका हेड है प्रदेशिका। प्रदेशिका के बाद आएगा आपका, इसके अंडर दो काम करते थे, एक तो राजुक और एक युक्त। ठीक है, प्रदेशिका के अंडर दो काम करते हैं, राजुक एंड युक्ता। राजुक का क्या काम है? हिज वर्क इज फॉर असेसमेंट ऑफ लैंड। जो भी लैंड अलॉट की गई है सबको, उसका असेसमेंट, उसका मेजरमेंट इसको करना है, प्लस रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी ये करता था। और ये युक्त जो था ये इसको असिस्ट करता था। अब ये रेवेन्यू कलेक्शन का जब काम करेगा तो ये ही वाज गिवन द, हमने राजू के एडिक्ट में भी पढ़ा था, याद हो तो आपको। तो ये जो है ना राजू, इसका काम ये भी था कि जो नहीं दे पा रहे हैं टैक्स, बिकॉज रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, तो जो नहीं दे पा रहे हैं ही कैन गिव पनिशमेंट टू देम आल्सो। जिसको कि बाद में अशोक ने कहा था कि अगर एल्डर्स हैं, इफ दे आर एल्डरली, दे आर नॉट एबल टू गिव दैट टैक्सेस, तो यू शुड डू सम रिलैक्सेशन ऑन दैट। बाद में जब धम्मा अपना लिया था, उससे पहले की बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये युक्त आ गया। अब ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, ये तो हो गया किस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब जो विलेज लेवल पे आता था, लोकल लेवल पे, लोकल लेवल पे होता था गोपा। ठीक है, इसका काम होता था टैक्स कलेक्ट करना, बहुत सारे काम होते थे, इसको सारे अकाउंट्स रखना था, अकाउंट्स भी सारे यही रखता था, टैक्स भी कलेक्ट करता था। ठीक है, इसका एक हेल्पर, जैसे इसका था युक्त, इसका था स्थानिक। ठीक है, इसमें कोई इश्यू अभी तक? सबसे ऊपर गवर्नर, गवर्नर के साथ ही अमात्य हैं जो कि ऑफिसर्स थे उसके साथ ही। देन डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया था अपन ने, तो उसके प्रदेशिका, एंड देन प्रदेशिका में हेल्प कर, में जो काम करते थे दैट वर ऑफिशियल्स जो प्रदेशिका के, दैट वर राजुक एंड युक्त। ठीक है, राजुक का काम था असेसमेंट ऑफ लैंड प्लस रेवेन्यू कलेक्शन। हु असिस्ट राजुक, राजुक को असिस्ट करने के लिए युक्त होता था। एंड देन ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेट, किस लेवल पे हो गया ये, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब हम जाएंगे लोकल लेवल पे, विलेजेस के लेवल पे, तो गोपा होते थे वहां पे। तो गोपा का काम सारा अकाउंट्स का मेंटेन करना और बाकी भी सारे काम गोपा के होते थे, प्लस उसको स्थानिक उसको असिस्ट करता था। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। देखिए वापस से देखते हैं एक बार, देखें एक बार वापस से। ये हमारा हो गया सेंटर, है सेंटर। कौन सा है सेंटर? पाटलिपुत्र, पटना। यहाँ पर सब जगह प्रोविंस में डिवाइड किया हुआ है इसको, सारे डायरेक्शन में, इधर 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 और इधर भी, सब पे गवर्नर बैठा है। ठीक है, गवर्नर बैठा है। अब प्रोविंस को हमने किसमें डिवाइड किया था? डिस्ट्रिक्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट पे कौन है, कौन है डिस्ट्रिक्ट? प्रदेशिका। उसको, हाँ उसको हेल्प करने के लिए कौन है? राजू। हु? राजू। राजू का, राजू एंड देन युक्ता, इसको असिस्ट करने के लिए। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, एंड देन विलेज लेवल पे गोपा। ओके, क्लियर? यस। देखिए 5 में डिवाइड किया, इनको पांचों को आपको लर्न करना है। एंड देन ये इसका, इसका लर्न करने का तरीका देखिए, इसको ऐसे करिए, जैसे ये राज्य है, सबसे बड़ी वाली यूनिट राज्य, एंड सबसे छोटी ग्राम, ऐसे लर्न कर लीजिए।
Then PVS, that PV Sindhu. Know the name? Who is PV Sindhu? तो ये देखिए, बैडमिंटन हाँ PV Sindhu and PVS and then BKS, इस तरह से लर्न कर लीजिए। अब 2S आ गए, 2S आ गए तो क्या करें, जो ग्राम लोकल लेवल पे है, दैट इज स्थानीय, स्थानीय बोलते हैं ना लोकल लेवल पे जो होता है, तो ग्राम के पास आएगा, दैट इज स्थानीय। हो गया लर्न? स्टार्टिंग का और एंड का लिख लीजिए अपने आप से, राज्य और ग्राम, एंड देन बाकी जो बीच के हैं उनको कैसे लर्न करेंगे हम, पीवी सिंधु एंड पीवीएस एंड डीकेएस। ठीक है, पी में क्या आएगा, प्रादेशिक विषय एंड संग्रहण, एंड डीकेएस इज दोनमुख एंड खरवंटिका एंड स्थानीय। ठीक है, आगे चलें। इसके बाद ऑफिशियल देखते हैं। ऑफिशियल में क्या होगा, अमात्य सबसे ऊपर है ना, प्रादेशिका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, राजूक और युक्त अपने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए और लैंड असेसमेंट के लिए, एंड देन गोपा ऑन लोकल लेवल। अब देखते हैं प्रादेशिका, अब इसको एक बार देख लीजिए। प्रादेशिका was in charge of overall administration of district, supervising the collection of revenue, रेवेन्यू का कलेक्शन करता था ये, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था। अब इसके अंडर काम करते हैं, अभी देखिए मॉडर्न डे में जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस तरह से ही है। अब ये क्या करता है, ये असेसमेंट करता है, सर्वे करता है प्लस असेसमेंट करता है। अभी के टाइम में जो पटवारी करते हैं ना, दैट थिंग ये करता है। इसके बाद युक्त, ये इसका सबऑर्डिनेट ऑफिसर है। ठीक है, अभी जो क्लर्क है। ठीक है, ये बात समझ में आई है, यहाँ तक कोई इश्यू है? देखिए प्रादेशिका है, राजुक है एंड देन युक्त। इसके बाद आते हैं हम विलेज लेवल पे। विलेज लेवल पे क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल बोल दीजिए या फिर विलेज लेवल। गोपा है, गोपा एज अ अकाउंटेंट वर्क करता है। ये क्या करता है, विलेज की बाउंड्रीज, इसके पास बहुत सारा काम है, विलेज है लेकिन छोटा है तो काम कम भी है, तो विलेज की बाउंड्रीज इसको सेट करनी है। अकाउंट रखना है इसका, किसका, पॉपुलेशन का, एज कौन कितनी दे सकता है, टैक्स, टैक्स पेइंग कैपेसिटी, ये इसको अकाउंट रखना है इसका। ठीक है, और ये क्या करता था, इसका कितना लाइव स्टॉक हुआ है, तो इसने कितना इस बार, कितना इसका पूरा जो खेती हुई है उसका कितना असेसमेंट है, वो भी इसका काम होता था, है ना। जैसे इस बार इसके तो बहुत अच्छी खेती हुई है, इसके नहीं हुई है, इस तरह से इसको असेसमेंट करना था। ये भी स्थानिक, स्थानिक क्या करता था, प्रादेशिका के अंडर डायरेक्टली काम करता है ये, और ये इसका टैक्स कलेक्शन का काम ये करता है। ठीक है, इसके बाद आता है, देखिए इसको आप अभी आपने पढ़ लिया उसको, अब देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, विलेज या ग्राम। ओके, हेड ऑफ विलेज, अब विलेज के हेड की बात कर रहे हैं, ग्रामिका बोलते हैं उसको। ठीक है, अब प्रादेशिका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, अब उसके अलावा जो है, ये देखिए ये ऑफिसर्स के नाम। स्थानिक टैक्स कलेक्टर अपन ने देखा अभी। दुर्गपाल, ये फोर्ट्स को गवर्न करता था, इंचार्ज था फोर्ट्स का, जो कि प्रोटेक्शन के लिए होते थे बाहर, जो महल या पूरे उसके बाउंड्री के बाहर जो फोर्ट्स होते थे, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनिमीज। दिस वर्क वाज डन बाय दुर्गपाल। अनंतपाल, ये फ्रंटियर्स पे। ठीक है, अक्षतपाल, अक्षतपाल, अक्षत क्या होता है, अक्षत इज मनी, देन अकाउंट्स की डिटेल ये रखता है। लिपिकार, लिपि स्क्रिप्ट, तो ये स्क्राइब्स होते थे। ठीक है, कौन कौन से ऑफिसर्स हो गए इस पे लोकल लेवल पे, ये देख लीजिए, और इनकी हायरार्की क्या है ये देख लीजिए। ठीक है, प्रादेशिका, राजस्वयुक्त एंड देन गोपा एंड स्थानिक, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे ये होता है। अब देखिए मिलिट्री कैसे होता है, मिलिट्री में क्या होता है, ये देखिए 6 ऑफिसर्स होते हैं। देखिए 5 डिपार्टमेंट होते हैं। पहला है आपका इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स, दैट एलिफेंट फोर्सेस, एंड देन नेवी एंड ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन। ठीक है, इन्फेंट्री क्या होती है और कैवलरी क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है इनमें? इन्फेंट्री मैम वो सोल्जर होता है ना ऑन फुट बेसिकली, जो फोर्स अटैक करते हैं। कैवलरी, कैवलरी मैम जो अंदर तोप वाला, तोपें मैम जो होती है, ये किस पे होते हैं, हॉर्सेस। ये हॉर्सेस पे होते हैं, दे आर लाइक पेडेस्ट्रियल जो होते हैं। ठीक है, और चैरियट रथ पे जो होते हैं,
एलिफेंट फोर्सेस एंड दैट नेवी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोविजन। ठीक है, आर्मी की सैलरी जो होती थी वो कैश में मिलती थी, बिकॉज आर्मी का जो था दैट वाज मिलिट्री अच्छी होगी तो क्या होगा, वहां की प्रोटेक्शन अच्छी होगी, प्रोटेक्शन अच्छी होगी तो सेफ रहेगा वो। ठीक है, मिलिट्री हो गया। देन रेवेन्यू, रेवेन्यू जो कलेक्ट करता था वो समहर्ता कहलाता था। एंड दैट हाँ, जो ट्रेजरर होता है, जहाँ पे कि ये रेवेन्यू कलेक्ट करके इकट्ठा करते थे, ट्रेजरर जो था, जो कि पूरे ट्रेजर के ऊपर जो ऑफिशियल था वो था सन्निधाता। अब ये ट्रेजर जो टैक्स होता था ये किस किस चीज पे होता था, हर चीज पे टैक्स था, हर चीज पे था, कस्टम पे था, फॉरेस्ट पे था, इरिगेशन पे था, शॉप खोलोगे तो शॉप पे है, आप एनिमल्स रियरिंग कर रहे हो तो उस पे भी आपके टैक्स हैं, हर चीज पे है, लैंड पे है, सब। मतलब कोई आर्टिस्ट भी है ना तो वो कुछ बना रहा है तो उसका उसका भी जो बनेगा ना उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा हर चीज का। इस तरह से रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम ये था कि रेवेन्यू हर चीज पे था, तो इवन गैम्बलिंग जो होती थी, जो खेलते थे उस पे भी टैक्सेस थे। देन स्पायोनेज, तो स्पाई का मीनिंग क्या होता है, स्पाई मीन्स कि ही हैज टू कीप एन आई कि क्या चल रहा है पूरे अपने प्रोविंस में, पूरे क्या चल रहा है हर एक प्रोविंस में। ये इसके लिए क्या रखा था, एक स्पायोनेज। स्पायोनेज में क्या होता है कि स्पाइस रखे होते हैं कि जो ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है। अब देखिए, एक तो होता है कि जो एम्परर का काम क्या होता है, एम्परर को क्या करना था कि उन्हीं के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, मतलब आपस में ही भ्रष्टाचार ना करें, आपस में कहीं ब्राइब्स दे रहे हो, कहीं किसी का काम सेट कर रहे हो कि हाँ ठीक है ऐसा हो जाएगा ये करके, तो ये अपनी ब्यूरोक्रेसी का उसको ऑब्जर्व करना था, और मार्केट्स में क्या चल रहा है ये भी इसको ऑब्जर्व करना था। तो स्पाइस जो थे ना दो तरह के रखे हुए थे, एक तो था हाँ, एक तो संस्थान रखा था, एक संचारी। देखिए संस्थान क्या था, जो कि जिस प्लेस पे कर रहे हैं वहीं पे रुक के, जैसे राजा के महल के अंदर ही है एक, तो दैट इज संस्थान, नॉट संचारी। संचारी जैसे अपन दूर संचार होता है, मतलब दूर एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है वो, तो संचारी इज अ वांडरर। वांडरर क्या होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह, जैसे यहाँ यहाँ पे मतलब है यहाँ का, दूसरी जगह जाके ये स्पाई कर रहा है कि वो कंट्री, वो जो पर्टिकुलर प्रोविंस है उसके ऊपर कहीं दूसरी जगह से नहीं अटैक हो रहा, तो इसको ये वैंडरिंग करके ऑब्जर्व करता था, स्पाई करता था, पता नहीं होता था किसी को। और एक और होता है जिसमें क्या होता है, गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष में क्या होता है, देखिए गूढ़ पुरुष में क्या होता है, गूढ़ में सीक्रेट एजेंट, जैसे डिटेक्टिव्स होते हैं, सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, मतलब वो बन के रहते थे, फॉर्मल उसमें रहते थे अपने, और ये ऑब्जर्व करते थे कि जैसे किसी पर्टिकुलर उसमें सीक्रेट मिशन पे होते हैं, उस तरह से होता है ये। तो ये सीक्रेट एजेंट्स होते थे। तीन हो गए, संस्थान, संस्थान इज स्टेशनरी, एंड संचारी इज वेंडर, और गूढ़ पुरुष जो है हमारा सीक्रेट एजेंट की तरह करेगा, और इन सबको कंट्रोल करता था, इन सबको जो ऑब्जर्व करने का काम ये करता था महामात्य प्रसरण, इसका काम ये होता था। अब देखिए आपने पढ़ा रेवेन्यू, पायोनेज, रेवेन्यू, मिलिट्री एंड देन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें यहाँ से अपन ने आज पढ़ा है ना, हाँ, इसमें पूरे में किसी को कोई इश्यू है यहाँ से? देखिए 5 में डिवाइड किया था इसको, ये 5 आपको लर्न करने हैं। देन ये देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसके बाद है की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की, फिर ऑफिशियल यूनिट की, हर एक यूनिट पे, हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पे, हर एक प्लेस पे कौन कौन ऑफिसर है, इसकी है की, एंड देन इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स कौन कौन से हैं, इनको डिफाइन किया है, इनका फंक्शन क्या क्या है। गोपा और स्थानिक लोकल लेवल पे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में देखा हमने कि ग्राम का जो हेड होता है दैट इज ग्रामिका, और बाकी जो ये पढ़े अपने दुर्गपाल, अनंतपाल, ये सब छोटे लेवल पे जो ऑब्जर्व करते थे, जो अपना अपना टास्क संभालते थे, जिनको असाइंड था पर्टिकुलर टास्क, दैट वाज ऑन लोकल लेवल। इसके बाद मिलिट्री, मिलिट्री का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था, जो एम्परर से नेक्स्ट एम्परर ही सिलेक्ट करता था एक्चुअली ये मिनिस्ट्री का, जो ये मिलिट्री का जो ना एम्परर का काम होता है, बिकॉज सिक्योरिटी की बात आई है, सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट एवरी एम्पायर, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो इसका जो सिलेक्शन होता था उसका अप्रूवल एम्परर से होता था। आपने देखा हुआ है कि सेंटर पे ही होता था सारा कंट्रोल, तो ये जो एम्परर होता ना वो अप्रूव करता था इसको। His position was next to that emperor, so it is a very important position. मिलिट्री को 5 सेक्टर्स में डिवाइड किया था, हर एक सेक्टर के पास 6-6 ऑफिसर थे,
वो सब अपने अपने सेक्टर को ऑब्जर्व करते थे, अपने को कंट्रोल करते थे, उनको टेक केयर करते थे। इसके बाद रेवेन्यू देखा हमने, रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता था और ट्रेजरर कौन था एंड किस किस चीज पे होता था, स्पायोनेज। अब देखिए यहाँ तक कोई नहीं है, किसी को प्रॉब्लम ना? ये हो गया पूरा रिवाइज? यस। नो मैम। देन नेक्स्ट इज योर टैक्सेस। तो मौर्यन एम्पायर में जो टैक्सेस लिए जाते थे वो किस किस चीज पे होते थे और किस टैक्स का क्या सिग्निफिकेंस था? टैक्सेस देखिए, एक्चुअली टैक्सेस तो बहुत ही लेते थे ये लोग। सबसे पहले हमने भाग के बारे में पढ़ा हुआ है, भाग बताया था मैंने। भाग कहाँ से चल रहा है, कौन से टाइम से चलता आ रहा है ये? वैदिक। वैदिक से भाग, हाँ चलता आ रहा है, वैदिक से चल रहा है, लेकिन अर्ली वैदिक में था बाली। बाली खाली प्रेजेंट था पहले राजा को, अपने मन से देते थे, मतलब अपनी इच्छा से देते थे वॉलेंटरली। अब देखिए बाद में फोर्सफुली हो गया। भाग क्या होता था? लैंड पे रेवेन्यू। अब ये कितना होता था, जैसे कई जगह लिखा हुआ है 1/4, 1/6, 1/8, तो इट्स लाइक नॉट सीरियसली डिफाइन नहीं किया गया है कि इतना पर्टिकुलर है। शायद ये कंडीशनली चेंज होता रहता होगा, बट वी डोंट नो कि एग्जैक्टली फिगर क्या है। या तो चेंज होता रहता होगा, ये अपने रिलैक्सेशन कर देते होंगे, बट एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है। कई जगह 1/6 भी लिखा हुआ है, बट दिस इज नॉट अ प्रूवन फैक्ट। तो हमें पता नहीं है कि कितना होता है इसका टैक्स, बट ये भाग होता था कुछ पर्टिकुलर शेयर। भाग का मीनिंग होता है शेयर, कुछ पर्टिकुलर शेयर लैंड पे लेते थे, दैट इज भाग। इसके बाद बाली आता है। बाली ये फोर्सफुली कलेक्ट किया जाता था, जैसे वार्स हो रही हैं, यहाँ यहाँ वार्स हो रही हैं, तो ये जाके पर्सनली सबसे फोर्सफुली कलेक्ट करते थे, ये हमें मिलेगा क्योंकि वॉर हो रही है, वॉर में हमें चाहिए, ठीक है। इस तरह से फोर्सफुली बाली कलेक्ट होता था। एक हो गया बार भाग, सेकेंड इज योर बाली एंड थर्ड इज योर हिरण्य। हिरण्य में क्या होता था? ये जो मर्चेंट्स होते थे, क्राफ्ट्समैन होते थे, जो आइडोल्स बनाते थे, ट्रेडर्स होते थे, जो कि यहाँ पे वूल वगैरह, यहाँ पे कॉटन, हाँ कॉटन का जो होता था, टेक्सटाइल्स का जो होता था, वहां से ये उनसे लेते थे टैक्स, कि उनका प्रोडक्शन कितना हुआ है उसके अकॉर्डिंग उनसे टैक्स लेते थे। और ये टैक्स, दिस पर्टिकुलर टैक्स वाज टेकन इन कैश ओनली। बाकी सब तो देखिए, ये जो है लैंड रेवेन्यू है, इसमें जो लेते थे, भाई तुम्हारा जितना प्रोडक्शन हुआ है उसके हिसाब से दे दो, अगर नहीं है तुम्हारे पास तो कैश, ठीक है। और जो तुम्हारा एनिमल्स जो रियरिंग करते थे, इतने एनिमल्स दे दो, इस तरह से इतनी लैंड दे दो, इस तरह से ये देते थे बाकी में, भाग में, बाली में। बट इन दिस केस ओनली कैश इज टू बी टेकन, बिकॉज वो ट्रेडिंग होती थी तो उनके पास कैश आता होगा। अब प्रण्य क्या होता है? प्रण्य जैसे कोई भी एक्सटर्नल चीज, जो भी एपिडेमिक आ गया जैसे कुछ, या फिर अर्थक्वेक आ गया, या फिर कोई भी इमरजेंसी हो गई, तो इन सारे केसेस में कहा जाता था, जैसे राहत कोष नहीं होता है कि राष्ट्रपति राहत कोष, अभी कुछ कुछ ट्रबल आ गई हैं, आप अपना डोनेट करो, तो इस तरह से ये इमरजेंसी में प्रण्य। चारों टैक्स हो गए, भाग, सेकेंड इज बाली एंड हिरण्य एंड प्रण्य। इसमें किसी को कुछ पूछना है? टैक्सेस, टैक्सेस क्लियर है? नेक्स्ट यस जो मैम। करेंसी। देखिए करेंसी का यूज कहाँ से स्टार्ट हुआ था? एक्चुअली जब महाजनपद बने थे, तब कौन सी डायनेस्टी आई थी सबसे पहले? हरियंका। तो भूलते जा रहे हैं, आगे का पढ़ते जा रहे हैं। हरियंका डायनेस्टी आई थी, तभी से पांच जो मेटल्स के जो ये बनने शुरू हो गए थे कॉइन्स, दे इंट्रोड्यूस द कॉइन्स, बट ये कॉइन्स ना दे वर नॉट वेल डिफाइंड, ऐसे ही मतलब कहीं कुछ मेटल है उसको पंचिंग कर दी एंड देन ये कॉइन है, ये इस तरह से बनाए थे। उनको ट्रेडिंग वगैरह में भी काम में नहीं लेने लगे थे, बट स्टार्ट किया था। तो इनिशिएट कहाँ हो गया था? हरियंका डायनेस्टी के टाइम ही इनिशिएट हो गया था। अब इस टाइम पे इनको थोड़ा सा रिफाइन किया गया था, बट स्टिल इसमें कुछ ऐसे फिगर्स ने, वो राजा का जैसे एम्परर का इम्प्रेशन था, वो अभी तक नहीं आया था। ना ही यहाँ पे गोल्ड के आए थे। देखिए इस चीज को ध्यान रखिएगा कि गोल्ड के अभी इशू नहीं होने लगे, गोल्ड के नहीं होने लगे। इनका जो मेटल था वो सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड फोर्टिन। फोर्टिन का मतलब पता है किसको? रांगा होता है। रांगा सुना है?
रांगा से मेटल जिसको अपन हीट करेंगे ना तो वो बहुत इजीली मेल्ट हो जाता है, जैसे आयरन वगैरह सबको हीट करते हैं तो बहुत टाइम लगता है ना, दिस मेल्ट्स वेरी इजीली और मोल्ड हो जाता है फटाफट। जैसे अपने इसको हीट करा, हीट करके अपन खुद भी अपने अपने लेवल पे इसको सर्कुलर बना दे, कुछ भी फिगर कुछ भी शेप में चेंज कर सकते हैं, दैट इज कोटिंग। तो इन सारे मेटल्स के बनते थे, बट अभी गोल्ड के नहीं बनने लगे थे। गोल्ड के आएंगे इंडो ग्रीक में, एक्चुअली जो करेंसी आएगी ना मेन, वो आएगी इंडो ग्रीक्स में। तो अभी नहीं आई थी करेंसी, अभी इनको यूज किया था, खाली पंचिंग से बनाते थे, इन मेटल्स का बनाते थे। और अब क्या इम्प्रूवमेंट आया पहले से, अब क्या इन पे इमेजेस के इंप्रेशन बनाने लगे। इमेजेस जो भी इनको नेचुरल साइट में मिलती थी, जैसे हिल्स हैं, ट्रीज हैं, पिकॉक है, क्रिसेंट है। क्रिसेंट इज दैट आधा मून जो होता है ना, इस तरह का, जो इस तरह का चांद जो होता है, दैट इज क्रिसेंट। तो इस तरह की इमेजेस उस पर बनती थी। इसको क्या बोलते थे इस करेंसी को? इट इज नोन एज कर्ष पर्ण और पर्ण, इसका नाम ये था। दिस वाज द नेम ऑफ दैट मॉडर्न करेंसी। ये मिंट करके, मतलब मिंट करना मतलब उसको स्मेल्टिंग करना या उसको गर्म करके उसको पर्टिकुलर शेप दी जाती थी। बस सर्कुलर शेप दे देते थे, बट इतना रिफाइंड नहीं थे अभी तक भी। बस कॉपर, ब्रॉन्ज और कोटिन के ये मेटल यूज किए जाते थे। और इनपे किसी भी अभी तक देखिए राजा का नाम नहीं आया है, राजा का कोई इंप्रेशन नहीं आया है, ना ही इसमें अभी कोई डेट आई है, ना ही कुछ लिखा हुआ है। अभी तक ये डिफाइंड नहीं है। खाली क्या करें, इन पे इमेजेस बना दिए, यहाँ पे ये हिल्स की इमेज बना दिए हैं, यहाँ पर ट्रीज की बना दी हैं, या पिकॉक दिखते थे बहुत ज्यादा तो पिकॉक की बना दिए, क्रिस्टल्स की बना दी। इस तरह से करेंसी थी उसको। ठीक है, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोर्शन हो गया है पूरा। एडमिनिस्ट्रेशन में किसी को कुछ पूछना है? एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो फटाफट मुझे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कौन डिफाइन करेगा? सबको आ गया समझ में? ये बताइए, डॉक्टर विजय, यू विल टेल मी। हाँ, सबसे ऊपर जो थे वो राज्य थे मैम, और सबसे नीचे जो थे वो ग्राम थे। ग्राम, यस, स्मॉलेस्ट यूनिट वाज ग्राम। ग्राम। उसके बाद में प्रादेशिका थे, जो कि सिमिलर टू, डिस्ट्रिक्ट यस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे उसके कलेक्टर थे। उसके बाद में विषय थे, और वे संग्रहण, द्रोणमुख। कलेक्शन ऑफ विलेजेस यस का मैम। कलेक्शन, दैट इज विच है। एंड देन संग्रहण में 800, देन इसमें 400, 210, 200 एंड देन 10, फिर स्मॉलेस्ट यूनिट आ जाते हैं। ठीक है, हो गया है सबको क्लियर ना? अब आगे चलते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में देखते हैं। देखिए, मौर्यन आर्ट जो थी, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टू पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे हम इसे, कि एक तो होता है जो कोड, देखिए दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है इसको। एक तो जो होता है कोर्ट की आर्ट, कोर्ट आर्ट मतलब जो कि कोर्ट खुद ही, मतलब जो एम्परर था या फिर जो रॉयल फैमिलीज थी वो ही बनाते थे। किसके लिए? अपना पॉलिटिकल इंप्रेशन रखने के लिए, या फिर अपने बारे में किसी मेमोरेबल चीज को रिमाइंड कराने के लिए ये बनाते थे। इसमें क्या क्या आते हैं? पैलेसेस आते हैं, महल जो बनते थे, पिलर्स आते हैं, पिलर्स हमने पढ़े थे, स्तूपास आते हैं, स्तूपास आर लाइक डोम्स। वो किस लिए होते थे? किसी को पता है स्तूपास में क्या होता था? चैत्य पूजा करने के relics of रिलिक्स, हाँ रिलिक्स होते थे, जो डेड होते थे उनके रिलिक्स होते थे इसके टाइप में। एंड देन पॉपुलर आर्ट, पॉपुलर आर्ट ये राजा का इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था इसमें, जो ये इंडिविजुअल इनिशिएटिव होता था। जैसे पॉटरी है, पॉटरी राजा तो नहीं बनाएगा, तो ये सब लोग अलग अलग से पॉटरी बनाते थे, वो स्कल्पचर्स होते थे। वो केव्स भी बहुत कम केव्स जो ऐसी थी जो कि बनवाई थी, बाकी तो केव्स जनरली जो केव्स बनी हुई होती थी ऑलरेडी उन्हीं को नाम दे देते थे। ठीक है, दो तरह के होते हैं मॉडर्न आर्ट, एक तो कोर्ट आर्ट। कोर्ट आर्ट में कौन से हैं? जो सारे पॉलिटिकल रीजन से किसी या फिर किसी चीज को रिमाइंड कराने के लिए होंगे। इसमें पैलेसेस आते हैं, पिलर्स आते हैं एंड स्तूपास आते हैं। देन पॉपुलर आर्ट, पॉपुलर आर्ट में आता है आपका केव्स, पॉटरीज एंड स्कल्पचर्स। ठीक है, देखिए कोर्ट आर्ट, कोर्ट आर्ट में क्या होता है? दिस आर्किटेक्चरल वर्क इज बिल्ड बाय, देखिए मैंने बताया आपको, पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजन से, पॉलिटिकल रीजन से या फिर किसी रिलीजियस रीजन से या फिर किसी की मेमोरी में, ये बनते थे राजा के द्वारा। मतलब राजा ऑर्डर करता था कि हाँ ये बनाओ, तभी बनते थे ये।
और इन पे इंस्क्रिप्शन होते थे बहुत, जो क्रेविंग होती थी इन पे, कार्विंग होती थी इन पे, और इंस्क्रिप्शन होते थे इन पे, उनमें कुछ कुछ मैसेजेस लिखे होते जैसे कि अशोक ने बनवाए थे। तो इसमें देखिए ज्यादातर जो बने हुए थे ना किले, जो पैलेसेस थे, पैलेसेस की बात हो रही है, पैलेसेस जो बने हुए थे वुड के बने हुए थे, पिलर्स की बात नहीं हो रही है, पैलेस की बात हो रही है। तो ये देखिए इसका जो महल था अशोक का, इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का था एक्चुअली, उसके बाद अशोक भी रह रहे थे। इसका कुमार इज दैट किंग, कुमार किंग का बेटा कुमारहर, इसको बोलते थे। ये अभी भी है पटना में, एक्सकेवेशंस में मिला है, ये काफी बड़ी साइट में ये मिले हैं। तो इसमें जो पूरा 3 स्टोरी का है, देखिए 3 मंजिल का है ये, और पूरा वुड से बना हुआ है। ऑल्दो अभी काफी ये डिटोरिएट हो गया है, बट ये पूरा वुड से बना हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस वाज द पैलेस ऑफ दैट किंग अशोका। ठीक है, ये एक्सकेवेशन में मिला था। तो ज्यादातर जो पैलेस जो थे ना, वो किसके बने हुए थे? वुड के बने हुए थे। वुड वाज द मेन बिल्डिंग मटेरियल, एंड 3 स्टोरी पैलेस है कुमारहर, एंड इस पे कार्विंग हो रखी है वॉल्स पे, और स्कल्पचर्स बने हुए हैं। ये कोर्ट आर्ट में पैलेस की बात हो रही है अभी। ठीक है, देन पिलर्स। पिलर्स हमने कल भी देखे थे। तो पिलर्स में मुझे आपसे पूछना भी है, जो नेशनल एम्बलम लिया है हमारा, कौन से पिलर से लिया है? सारनाथ। सारनाथ वाला। सारनाथ। ओके, उसमें नीचे कुछ लिखा हुआ है एक मैसेज। सत्यमेव जयते। हाँ, वो कौन से उपनिषद से लिया है ये बताइए? मुंडक। मुंडक उपनिषद। यस, मुंडक। लर्न तो किया है आप लोगों ने। ठीक है, अभी हमने कल पढ़ा था कि 3 होते हैं इसके पार्ट्स बेसिकली। बेस होता है, शाफ्ट होता है, कैपिटल होता है। तो ये कल भी देखा था हमने, बेस, शाफ्ट एंड कैपिटल। बेस जो इसका बेस होता है जहाँ पे कि, और ये पूरा शाफ्ट होता है पिलर का, एंड कैपिटल इज दैट जो भी एनिमल की फोटो होती थी, जैसे ये वाले एनिमल है, ये लाइन का है, ये बुल का है, तो इस तरह से। और ये जो पोर्शन होता था ना, दिस इज अबेकस। यहाँ पे इसमें एनिमल्स कौन कौन से थे, कितने थे? 4 4 विच एनिमल्स? lion, elephant, bull, horse. वेरी गुड। ठीक है, तो ये देखा था। और सारे जो थे उनमें ये इन्वर्टेड लोटस वाला जो है ना इमेज, इसको बोलते थे इन्वर्टेड बेल, ये था सब में। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर था बेसिकली सबका सेम ही था। कौन से मेटल से बने थे, कौन सी लेयरिंग होती थी, ये अपन ने पहले देख लिया कि किस चीज की कोटिंग होती थी कि ये खराब नहीं होते थे। कोटिंग करी थी हमने, क्या नहीं बताया? बताया था या नहीं बताया था? हाइड्रोजन कोटिंग। आयरन 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 हाइड्रोक्साइड फॉस्फोरस, आयरन की कोटिंग हुई थी। उससे क्या शाइनी रहता है, लचरस रहता है, और ये खराब नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद होता है स्तूपास। स्तूपास क्या होते हैं? स्तूपास एक्चुअली, तो बुद्ध के लिए जो स्तूपा बनाया था वो कौन सा था? कहाँ कहाँ थे, कितनी जगह पे थे, कितनी जगह पे बुद्ध के रिलिक्स रखे थे? देखिए स्तूपा इस डोम शेप का होता है, इस तरह का, है ना, और ऊपर इसमें एक छतरी टाइप होती है। अच्छा, आगे इमेज भी है। हाँ, तो ये किस लिए होते थे? ये वैदिक पीरियड से चलता आ रहा है, पता है आपको? वैदिक पीरियड में ऐसे स्तूपास नहीं बनाते थे, बट बरी करके उसके ऊपर ऐसे रख देते थे। उसमें देखा था ना अपने पक्षी राज में भी ऐसे बनाए थे, सारे पक्षियों को ऐसे करके कुछ ऐसे सब पे थोड़ा सा डोम टाइप से मिट्टी को इस तरह से शेप में रख दिया था। तो चिट्टी वाली मूवी सुना जिसमें, नहीं याद है? ठीक है, तो इसमें क्या वैदिक पीरियड से चल रहा है ये। तो इस तरह के शेप के बनते थे। इसमें जो बरी करते थे किसकी, जो रिलिक्स थी बरीड पर्सन की, वो होती थी। रिलिक्स एंड एशेज ऑफ द डेड वर प्लेस्ड इन दैम। कौन कौन से फेमस हैं? सांची का स्तूपा जो एमपी में है वो, और ये पीपरावा जो स्तूपा है ना, ये यूपी में, दिस इज द ओल्डेस्ट। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं इनका कैसा होता था। इस तरह के बने होते थे डोम शेप में ये।
यहाँ एंट्रेंस पे इस तरह के 2 पिलर्स होते थे, उन पे ये 3 होते थे, ये कहलाता है तोरण। अभी भी होता है ना शादी में तोरण, दूल्हा एंटर करता है तोरण मारता है ना, दैट तोरण इज दिस। ये एंट्रेंस पे होता था। कितने होते हैं ये? 4 होते थे, 1 2 3 4 इन ईच डायरेक्शन। ठीक है, चारों का अलग अलग सिग्निफिकेंस था। देखते हैं अभी क्या सिग्निफिकेंस था। अब इसमें जो वर्शिप होती है, अभी पता है इसमें मेडिटेशन के लिए जाते हैं। इसका काम, इसमें जो ये पैसेज होता था यहाँ पे मेडिटेशन होता था, या अंदर होता था मेडिटेशन। तो यहाँ जो होती थी परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा पता है ना क्या होता है? पूरे डोम के अराउंड वॉक करते हैं। तो दैट परिक्रमा का जो पैसेज है इसको बोलते हैं परादक्षिणा पथ। ये पथ है प्रादक्षिणा पथ, ये जो है ना इसके अंदर, और फिर यहाँ एक वॉल बनी हुई है, इसके अंदर एक और, ये प्रादक्षिणा पथ। अब यहाँ जो ऊपर है ना, ये छतरी बनी हुई है सबसे डॉम के ऊपर, और ये हर्मिका है ना, ये रेलिंग्स को बोलते हैं। ये जो रेलिंग्स बनी हुई इसको बोलते थे कि ये हमें जो जमीन वाली लाइफ है उससे सेपरेट करता है और हेवन तक लेके जाता है। मतलब ऐसा है कि ये हेवनली चीजों का हमें रियलाइजेशन कराता है यहाँ पर हर्मिका, इसलिए इसको थोड़ा सबसे सेपरेट किया और सबसे ऊपर इसको हेवन की पोजीशन दी हुई है। ठीक है, तो इसमें 4 होते थे ये एंट्रेंस पे, 4 तोरण होते हैं एंट्रेंस पे। इसके अंदर जो पाथ होता है दैट पाथ इज नोन एज दिस प्रदक्षिणा पाथ, है ना। इस पे वो सर्कुलर वे में परिक्रमा लगाते थे। वैदिका इज दैट रेलिंग, ये जो बाहर वुडन की बनी हुई होती है। मेडी इज अगेन अ रेलिंग, जो दूसरे वाले में बनी हुई होती है। दिस इज रेलिंग। अंडर इज फॉर दिस सर्कुलर पाथ है ना, हेमिस्फेयर जो है इसके लिए किया गया है। छतरी इज लास्ट में, जो इसके ऊपर सबसे ऊपर जो ठीक है। तो इसके जो चारों डायरेक्शन में होते थे, इनका सबका सिग्निफिकेंस है। किसी को पता है इसके सिग्निफिकेंस? जो नॉर्थ में होता है वो क्या होता है, ईस्ट में होता है वो क्या होता है? जो नॉर्थ में होता है, जो ईस्ट में होता है, दैट इज बर्थ ऑफ बुद्धा का बर्थ, जहाँ जो हुआ था उसको सिग्निफाई करता है। वेस्ट में जो होता है वो जहाँ उन्होंने पहली बार अपना वो दिया था, उपदेश दिए थे, उसको सिग्निफाई करता है। इसी तरह ईस्ट और वेस्ट का भी होता है कुछ। हाँ, नॉर्थ का होता है निर्वाण एंड दैट साउथ का होता है एनलाइटमेंट। तो इन चारों के सिग्निफिकेंस है। आप चाहें तो इसको लिख लीजिए। ईस्ट का जो है ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट का बर्थ, वेस्ट का दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर he has given his उपदेश and north is nirvana, yes, north is nirvana and south is for enlightenment। इन चारों का अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। तो ये बाहर जो बाउंड्रीज पे होते हैं, जो चारों डायरेक्शन में होते हैं, तोरण होते हैं। इसके बाद अंदर एंटर करेंगे, मेढ़ी से एंटर करेंगे, दैट इज मेढ़ी इज दैट रेलिंग से एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे सर्कुलर पाथ होता है जिसमें कि परिक्रमा लगाते हैं, इसको प्रदक्षिणा पाथ बोलते हैं। इसके अंदर जाते हैं तो डोम बना हुआ होता है। डोम का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसमें कि स्क्वायर रेलिंग लगी हुई होती है, दिस रेलिंग इज नोन एज हर्मिका। हर्मिका इज to signify that we are on the top of that world, or you can say that we are going closer to that heaven। इस तरह से है ये क्षत्रिय। ये ठीक है, ये क्लियर है सबको? अच्छा, स्तूपा का ये बनता कैसे था, इसका ये कोर्स? ये अनबर्न्ड ब्रिक्स से बनता था। इंटरनल वाला, अंदर वाला जो था अनबर्न्ड ब्रिक्स से बनता था, और बाहर वाला जो था ना पोर्शन, इसके अंदर की जो लेयर होती है ना, इसके अंदर इसके जो जैसे हम बैठे हैं रूफ है, रूफ की बात करें तो वो बना हुआ होता था अनबर्न्ड ब्रिक्स से, और जो बाहर का होता था उसको पक्का करना होता था, दैट इज विद बर्न्ड ब्रिक्स, और उसके ऊपर अ थिक लेयर ऑफ प्लास्टर इज देयर। ओके, इस तरह से इसका स्तूपास का कंस्ट्रक्शन होता था। अब ये तो हो गए अपने कोर्ट वाले। देन कम्स पॉपुलर आर्ट। पॉपुलर आर्ट में क्या करते थे, जो कि बने हुए थे या ऑलरेडी केव्स थी जैसे कि, या फिर पॉटरीज थी, या फिर स्कल्पचर्स थी जो कि वो बनाते थे क्राफ्ट्समैन,
तो ये चीजें आती थी इसमें। केव आर्किटेक्चर में देखते हैं ये मॉन्क्स यूज करते थे एज विहार, से कल भी बताया था मैंने। विहार मतलब वो स्टे करने के लिए या फिर रेस्ट करने के लिए जो यूज करते थे। जी सर। अच्छा, इस वक्त कौन से मॉन्क थे जो कि यूज करते थे? एक्चुअली अकबर ने ये उनको असाइन ही कर दी थी कि आप जब भी चाहें यहाँ आ सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं। कौन से वाले थे? बुद्धिस्ट, जैनिस्ट या फिर आजीविका? आजीविका सेक्ट कौन फॉलो कर रहा था? कौन सा राजा फॉलो कर रहा था इस आजीविका सेक्ट? बिंदुसार। यस। तो ये जो था ना, ये बेसिकली उसने आजीविका सेक्ट के जो मॉन्क्स थे ना, उनको असाइन ही कर दी थी कि आप जब भी चाहें उन पे आके आप आराम कर सकते हैं। इसमें इंटीरियर जो था इसका, इस पे गेट वेज पे डेकोरेशन, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डेकोरेशन, तो ऐसा एंट्री गेट है इसका। आई थिंक मैंने डाला इमेज। तो इसमें गेट वेज पे स्कल्पचर्स बने हुए थे, और इसमें इतना शाइनी नहीं होता था ये, इतना मतलब वो नहीं होता था, बाकी जो पॉट्स वगैरह थे उनकी तरह लस्ट्रस नहीं होता था, बट दिस वाज अंदर से काफी अच्छा बना हुआ था। अभी तो खैर इतने रिमेन्स इसके इतने अच्छा नहीं है, रिमेन्स मिलते हैं अभी तो, बट ये तब यूज किया जाता था विहार्स की तरह। तो ये याद रखना है कि व्हाट वाज दिस केव्स यूज्ड फॉर, दीज वर यूज्ड एज विहार्स। नागार्जुनी केव्स हैं और बराबर केव्स, ठीक है, दो तरह की केव्स वहाँ पे मिली हमें। इसके बाद जो पॉपुलर में है स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स में हमें जनरली क्या काम आती थी स्कल्पचर्स उस टाइम पे? ये स्तूपास को डेकोरेट करने के लिए, ठीक है, अंदर डेकोरेशन के लिए स्तूपास होते थे, उनके अंदर वो इमेज वो रखते थे, उनके पास आसपास डेकोरेशन कर देते थे, तो इसके लिए काम में आती थी। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट स्कल्पचर्स मिले थे इस टाइम पे, दैट वाज यक्ष एंड यक्षिनी। अब ये किस काम, यक्ष का मीनिंग क्या होता है? यक्ष एंड यक्षिनी इमेजेस स्कल्पचर्स मिले थे इनके, यक्ष का मीनिंग क्या होता है? एनीवन? अच्छा, कुबेर पता है? कुबेर, कुबेर इज रिलेटेड टू व्हाट? money, यस, ये धन से रिलेटेड था, तो उसके धन की रक्षा करने के लिए यक्ष। और जो यक्षिनी थी, यक्षिनी इज फॉर वुमेन के लिए, विमेन के लिए, कि उनको सन या उनके लिए फर्टिलिटी के लिए ये था यक्षिनी का। तो इनका हमेशा इमेज देखिएगा, ये हमेशा राइट में होंगे, लेफ्ट में होंगे, ऐसा इनका अलाइनमेंट हमेशा इस तरह से रहता है। इसकी भी इम्पोर्टेंस थी बहुत, इस इमेज की भी, इसको पूजा जाता था उस टाइम पे। दे वर यूज्ड वर्शिप, दे वर लाइक वन ऑफ द वर्शिप करने के लिए यूज करते थे, घरों के बाहर लगाते थे। ये स्कल्पचर्स में हो गया आपका। पॉटरीज में यूज की जाती थी। अब देखिए पॉटरीज कौन सी यूज की जाती थी, ये नया आपको नाम मिलेगा, NBPW। NBPW, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर। अब मुझे आप बताइए, वैदिक का, अर्ली वैदिक का, लेटर वैदिक का, दोनों का बताइए। अर्ली वैदिक में कौन सा यूज करते थे? OCP, OCP। और लेटर में? ब्लैक एंड ग्रे। जी, मैम ग्रेवेयर थी, ग्रेवेयर। ग्रीन। BGW समथिंग था वो, ब्लैक एंड ग्रे लेयर्स, एंड इसमें ऑकरे कलर्ड पॉटरीज, ठीक है। अर्ली, लेटर एंड ये आ गया आपका मौर्यन में, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस है मौर्यन में, जब भी मौर्यन का आएगा तो डायरेक्टली ये लिखना है कि नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर। ये जो मिल रही थी ना इसमें पॉटरीज, देवर ब्लैक कलर की पॉलिश हो रही थी इन पे, और अच्छा फिनिश था। ये तो इमेज तो मैंने ऐसा ही लगाया, बट इसकी फिनिश बहुत अच्छी थी, दो चार इमेजेस में अच्छा भी था, मैंने देखा था। तो ये इनका जो मेनली सिग्निफिकेंस क्या था, देवर, ये बोला जाता है कि ये अर्बनाइजेशन की स्टार्ट हो रही थी यहाँ पे अच्छे, क्योंकि पहले से काफी अच्छे फिनिश्ड पॉटरीज यूज कर रहे थे, नए तरह के बर्तन यूज कर रहे थे। तो इसको बोलते हैं कि इसके एंट्रेंस से अर्बनाइजेशन की स्टार्ट हो रही थी इसमें, इस मौर्यन पीरियड में। ये इसको मार्क किया जाता है इस तरह से। दिस इज करेक्टराइज्ड बाय ब्लैक पेंट, पहली बार ब्लैक पेंट वाली यूज की थी, एंड हाईली लस्ट्रस फिनिश, फिनिश इसकी काफी अच्छी होती है। तो ये आपका पॉटरीज में आता है। फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या हुआ था इसमें।
देखिए दो तरह की है मौर्यन आर्ट, कोर्ट आर्ट एंड देन पॉपुलर आर्ट। कोर्ट में क्या आते हैं, जो कि अपने किसी रिलीजियस या पॉलिटिकल रीजन से राजा बनाते थे, एम्परर्स बनाते थे, उन्हीं के परमिशन के बिना नहीं बनते थे ये। और ये जो होते थे ये इंडिविजुअल बनते थे पॉपुलर आर्ट वाले। इसमें आते हैं पैलेसेस, पिलर्स एंड स्तूपास, एंड इसमें केव्स, पॉटरीज एंड स्कल्पचर्स। कोर्ट आर्ट में आपको एग्जांपल बताया मैंने, जिसमें राजा रहता है, कुमार हार अभी भी है ये पटना में। ज्यादातर एविडेंसेस वहीं से मिले हैं, पाटलिपुत्र पटना, बिकॉज मेन कैपिटल वही था ना, तो वहीं से मिले हैं। और ये वुड से बने हुए थे, जो पैलेसेस है ना वो वुड से बने हुए थे। देन पिलर्स, पिलर्स का हमने देखा था, तीन था, कैपिटल, शाफ्ट, एबेकस, दैट नीचे वाला बेस होता था इस तरह से। स्तूपास, स्तूपास किस काम में आते थे, स्तूपास का स्ट्रक्चर देख लीजिए किस तरह का होता था। और सबसे पुराना स्तूपा कौन सा है, ये यूपी में, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। पॉपुलर आर्ट में देखते हैं केव आर्किटेक्चर, बिहार की तरह यूज करते थे इनको। और स्कल्पचर्स होते थे जिसमें मेन जो यक्ष और यक्षिनी के मिले थे, पॉटरीज की। ठीक है, कुछ इसमें आर्ट वाले में कुछ इसमें नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो अशोक थे हमारे, उनके बाद 50 इयर्स तक चलते रहे किंग। लास्ट किंग हमारा है बृहद्रथ। अशोक के जो इमिडिएटली बाद कौन बना था राजा, जस्ट आफ्टर अशोका, दैट वाज दशरथा। तो ये जो नागार्जुनी केव है ना, उसमें दशरथा के इसका वो बने हुए हैं, इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है दशरथा का नाम। और उनके जिस बरबरा केव एंड दोनों की बराबरा केव एंड दैट नागार्जुनी केव, इसमें दशरथ के बारे में डिफाइन किया गया, इसलिए मैंने मेंशन किया है इसका नाम। राजा दशरथ का नाम इन दोनों केव्स में मेंशन है। ठीक है, अब देखते हैं बृहद्रथ जो थे लास्ट रूलर थे। ठीक है, इनको इन्हीं के आर्मी के जो कमांडर इन चीफ थे, क्या नाम था, विश्वामित्र शुंगा। विश्वामित्र शुंगा ने इनको ही किल्ड हिम। अब देखिए क्यों हुआ था ऐसा। ये जो बीच में 50 साल तक जो भी राजा आए थे ना, दे वर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो अपना जब सेंटर स्ट्रॉन्ग, राजा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो सेंटर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सेंटर ने ही सारे के सारे जो अथॉरिटी थी सेंटर के पास थी, है ना, सबसे ज्यादा इसी के पास थी। ऑल्दो हमने डिवाइड किया हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन को, बट फिर भी सेंटर के पास सबसे ज्यादा था। तो जब राजा ही हमारा वीक हो गया, तो सेंटर वीक हो गया, तो धीरे धीरे सब ढीले हो गए, मतलब कंट्रोल लूज हो गया। कंट्रोल लूज हो गया तो इतना स्ट्रांग नहीं रहा। स्ट्रांग नहीं रहेगा तो अब क्या करेंगे, बाहर के लोग सोचेंगे अकबर तो गया, तो अब क्या करें, अब करते हैं अटैक। तो इसके बाद हुए थे पर्शियन पर्शियन इन्वेजन, जो इन्होंने पहले, पता है, पहले जब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे उसने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था, फिर क्या हुआ, वो वहीं पे बैठे रहे, लेकिन उन्होंने मतलब हार गए, लेकिन वो वापस नहीं लौटे। वो अपने प्लेस पे वहीं अफगानिस्तान वाला जो एरिया है उसके बाहर की साइड वो पर्शियन इन्वेजन, वो इस फिराक में बैठे थे कि कब ये वीक पड़े, कब हम अटैक करें। तो इस तरह से जैसे अकबर की ये हुआ था, तो उसके बाद हाँ, तो इन्होंने अटैक करने का प्लान बनाया। ऑल्दो इसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था क्योंकि बाद में हुआ था अटैक, कॉन्टेम्परेरी इसके बहुत सारे वो आए थे, रूलर्स आए थे। तो अब देखिए सक्सेसर किंग्स सारे वीक हैं, जब ये किंग्स सारे वीक हैं तो अपनी होल्ड अपना नहीं रहा, होल्ड नहीं रहा, तो एम्पायर वीक हो गया। एम्पायर वीक हो गया तो मतलब अब कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी इस पर अटैक कर लेगा। सेकेंड थिंग कि अब राजा ने क्या करा, इसने बोला, अशोक, मैं अकबर बोल रही थी, अशोक ने क्या किया, अशोक ने क्या किया था कि इसने दान दक्षिणा बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया। बहुत ही, एक काम करते हैं टैक्सेस भी कम कर देते हैं, टैक्सेस कम कर दिए, वो भी नॉनवेज भी बंद कर दिया,
कि बिल्कुल नहीं लेना है किसी को, और नॉनवेज बंद हो गया, तो यहाँ के ब्राह्मण्स जो थे ना वो इससे बहुत नाराज हो गए कि हम सेक्रीफाइसेस पे तो हम सब कुछ टिका हुआ था, हमारा जो सेक्रीफाइसेस करते थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे, उसी पे तो सब टिका हुआ था। इसने मना कर दिया था। कौन से एडिक्ट में मना किया था कि कुछ नहीं करना है हमें? ये जो एडिक्ट कौन सा था जिसमें कि इसने बोला था कि ये जो हमें पिलिग्रिमेज पे खर्च करते हैं, शादियों पे करते हैं, डेथ पे करते हैं, ये खर्चा नहीं करना है? किस पे बोला था? 9. 9। First. Yes, 9 means 9. It's not first. First is 1. 1 is related to 1. 1 means एनिमल्स को किल नहीं करना। एनिमल्स को था ना। हाँ नहीं, आई एम आस्किंग कि ये किसके लिए मना किया था कि हम ये मैरिज पे खर्चा नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा 9 means no, no, he is saying no to this, all these things, this marriage, this जो डेथ पे जो खर्चा हो रहा है, मैरिज पे हो रहा है, जो बर्थ पे हो रहा है, पिलिग्रिमेज जाने में कर रहे हैं, वो खर्चा नहीं करना है। तो अब ये सब चीज नहीं होंगी तो ब्राह्मण्स तो अपोज करेंगे ही ना। और इसने क्या करा, बुद्धा को बहुत ज्यादा प्रीच करा, तो अगेन दैट ब्राह्मण्स, तो जो इंटरनल रिवोल्ट था ना वो इसके वजह से बहुत ज्यादा हो गया। दे वर लाइक वेरी वेरी अपसेट विद दिस किंग कि ये कर क्या रहा है। ये पहले तो हमारा इतना सा वैष्णव था, शैविक थे, बट अब इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहे थे, हवन वगैरह नहीं हो रहे थे, सेक्रीफाइसेस पहले तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था ना लेटर वैदिक पीरियड में, तो ये बिल्कुल नहीं हो रहे थे। अब ये बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, तो इन लोगों ने आपस में ही रिवोल्ट, इनके मन में तो था ही पहले, तो रिवोल्ट कर दिया कि हमें नहीं चाहिए ऐसा राजा, ऐसे राजा के सक्सेसर भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो, अच्छा पुष्य मित्र चुंगा था, ये कौन था? बाय दैट, कौन था? क्षत्रिय था, ब्राह्मण था, क्या था ये? ब्राह्मण ही वाज अ ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण ने इसीलिए तो इसको किल किया कि सारे ब्राह्मण का इसको सपोर्ट था कि ये राजा हटाओ, हमें तो नहीं चाहिए ये राजा, भाई नहीं शुरू करते हैं अपन, क्योंकि दे आर लाइक नॉट इन आर फेवर। तो इस तरह से इंटरनल रिवोल्ट हुआ। अब इकोनॉमिक डिक्लाइन कैसे हुआ? इकोनॉमिक डिक्लाइन, अब इसने मना कर दिया कि भाई इससे ज्यादा टैक्स मत लो, कम कर दो टैक्स, है ना? और बहुत ज्यादा दान करेंगे तो ट्रेजर से ही करेंगे, और कहाँ से करेंगे? ट्रेजर से दान करेंगे तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो फिर कहाँ से अपना किंगडम स्ट्रॉन्ग बनेगा? तो इस तरह से इकोनॉमिक डिक्लाइन भी हो रहा था। दिस वाज वन ऑफ द रीजंस, ठीक है। देन आपका सेंट्रलाइज्ड था, सेंट्रलाइज्ड, अब राजा वीक बन रहे थे, राजा वीक आ रहे थे, सारे के सारे अशोक के जितने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो फिर क्या हुआ? अशोक के जितने स्ट्रॉन्ग नहीं थे तो पूरा का पूरा किंगडम ही अपना फॉल हो गया। तो इस चीज का फायदा उठा किसने? ब्राह्मण्स ने। ब्राह्मण्स ने उठाया तो पुष्यमित्र सिंह ने क्या किया? उसको किल कर दिया। इसके किल करने के बाद इनका नया डायनेस्टी आया, क्या नाम था उसका? शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। अब इसके बाद पोस्ट मॉडर्न आता है। पोस्ट मॉडर्न आज ही करना है या फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें? यस, टेल मी। देखिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। इसमें क्या होगा, आप इंडो ग्रीक्स का वो आना शुरू करेंगे। क्यों करेंगे वो आना शुरू? देखिए शाकाज जो थे ना, दिस शाकाज वाज अ ट्राइब, ये बहुत ही वायलेंट ट्राइब थी। ये चाइना पे अटैक करना चाहते थे, ये अपना एक्सपेंशन करना चाहते थे, बट वहां बन रही थी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ऑलरेडी, तो इन्होंने दूसरी डायरेक्शन से अटैक करने का सोचा। यहाँ पर ऑलरेडी ग्रीक्स थे, तो इन्होंने ग्रीक्स को पुश किया। ग्रीक्स के पास आए तो ये अंदर एंटर करना शुरू करे, तो इन्होंने इंडिया में ऐसे एंटर करना शुरू करा। तो अब हम देखेंगे कि कैसे शाकाज आए थे, ग्रीक्स ने क्या किया, इनके कौन से किंग हुए, इनका क्या पर्टिकुलर इनका कंट्रीब्यूशन हुआ। इन्होंने हमारे कॉइन्स लाए थे गोल्ड के, इनके जो कॉइन्स थे ना उनपे एम्परर का नाम, एम्परर का फुट, तो वो जो इम्प्रेशन था प्लस डेट्स थी, तो ये जो थे ना इम्प्रेशन, इनकी हेल्प से हमें क्या पता चला कि इस टाइम पे कौन सा राजा था। तो ये हमारे लिए हिस्टोरिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट था इनका आना। इसके बाद विक्रम संवत का भी स्टार्ट हुआ था, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यस कालिन। मैम शाकाज से पहले इंडो ग्रीक्स में आएंगे। इंडो ग्रीक्स, मैम शाकाज से पहले। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, ये बाद में इसलिए आए क्योंकि इन्होंने पुश किया। ये तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बैठे हुए थे ना ये। देखिए इंडो ग्रीक से तो आएंगे पहले,
क्योंकि उन्होंने क्या करा, डायरेक्शन चेंज कर दिया शाकाज ने आने का। तो वहां उस जगह कौन कौन बैठे हुए थे अफगानिस्तान साइड में, पहले से इंडो ग्रीक्स बैठे हुए थे, तो उन्होंने उसको पुश करा, तो इंडो ग्रीक्स पहले अंदर आए। उन्होंने कहा हमें आगे जाएंगे तभी तो वो उनको अटैक करेंगे, तो वो आगे जाएंगे। फिर उनके बाद आए थे सिंथियंस, दैट शाकाज। क्यों आए वो? क्योंकि पहले शाकाज को ही आना था चाइना की तरफ, बट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना थी ऑलरेडी उधर, तो दे चेंज देयर रूट कि अब हम इंडिया की साइड से जाते हैं। बट ऑलरेडी उस एंट्रेंस पे इंडो ग्रीक्स थे, तो उन्होंने इंडो ग्रीक्स को पुश किया, उनसे फाइट शुरू करी। तो इंडो ग्रीक्स पहले अंदर आए इंडिया की तरफ, ठीक है। पहले इंडो ग्रीक्स आएंगे, देन शाकाज सिंथियंस आएंगे, ठीक है। यस सर। समझ आ रहा है क्यों आए वो? आना, वो तो चाइना की तरफ जाना था उनको, लेकिन उधर ऑलरेडी वॉल बन रही थी, तो उन्होंने सोचा रूट चेंज करते हैं, अपन इधर से चलते हैं, इस साइड से। एनी अदर क्वेरी? तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें फिर। ये आपका मौर्यन पूरा हो गया है। तो अभी हमने अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक एंड दैट दोज पर्टिकुलर डायनेस्टीज एंड देन दिस मौर्यन। अब हमें फॉरेन इन्वेजन्स करने हैं। फिर इसके बाद इसके साथ में हम करेंगे संगम एंड देन गुप्तास। तो इस तरह से करके आई थिंक 1 वीक और 10 days में आपका हो जाएगा एंशिएंट का पूरा, ठीक है। ओके देन मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।